तो तूने सबको भेजे या नहीं भेजे? तो तुम पढ़कर क्यों नहीं आ रहे हो? कैसे काम चलेगा ऐसे? बस संडे दिखानी तुम्हें घूमना सूझानी। और हमने तो मतलब सीए फालतू में ही कर रखी है। संडे के मजे तो तुम्हारे हो रहे हैं। 2 छुट्टियां मिलते इंसान गायब। आजकल तो एक में। जाते कहाँ हो तुम इतना? जयपुर में है क्या है इतना? रोज वहीं बैठे रहते हो क्या? नाहरगढ़ और आमेर। मैंने देखा हुआ है यार, इतना तो खास नहीं था। चलो नाहरगढ़ फिर भी कह सकते हैं, वो तुम ऊपर जाके वो कौन सा वो एक कैफे है वहाँ पे। हाँ, उसके आसपास जाके तुम बैठ सकते हो, वहाँ हवा अच्छी चलती है। पढ़कर कौन आया है फिर आज? तो पढ़कर आया? खड़ा हो जा। एज पर ऐसे 510 जब ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है तो किन किन चीज़ों को देखोगे? तुम खाली प्रोसीजर बताओ मेरे को अभी ओपनिंग बैलेंसेस को रिगार्डिंग। क्यों, क्या समझ नहीं आया इसमें? वो तुम्हारी गलती है, भूल गए इज़ नॉट अ रीज़न। समझ में नहीं आया, समझ में आता है मेरे को। अब एक दिन के गैप आते तुम भूल जाओगे, तुम पढ़ोगे तो मैं क्या करूँ? बैठ देख कौन कौन से पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तुम्हें। हाँ जी भी राघव खड़े हुई है। ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या चेक करना है? To obtain the evidence. बैठ जाओ। हाँ जी भी, तुम्हारा नाम क्या है? नमन। और फिर अमन भी है क्या क्लास में? कौन है? आया नहीं। ऑनलाइन क्लास में हैव गौरव एंड देवांश। ओके। और कौन सा स्टैंडर्ड कराया था कल की क्लास में? 510 के अलावा? हाँ, वो बताओ। अगर ऑडिटर जो है तुम्हें रिफ्यूज़ करता है टू ऑब्टेन एनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन,
तो एज अ ऑडिटर व्हाट विल बी योर एक्शन? बैठो। हाँ तेरे को थोड़ा बहुत आता था ना ये आंसर? सुना? हाँ थोड़ा बहुत ही सुनाने के लिए बोला है। बैठ जाओ। भाई पीछे तुम पढ़ कर आए हो? दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ और पढ़ाई को लेकर? कौन सा सब्जेक्ट की कॉन्टिन्यूसी बन रही है अभी तुम्हारा? अभी तो तुम्हारा टाइम फिर भी कम चल रहा है, अभी लॉ है, क्लासेस शुरू हो जाएगी ना फिर पता चलेगा। ओके। ऐसे 230 का नाम क्या था? ऐसे 315 का नाम क्या था? वो 320 था। ऐसे 580 का नाम? 510? 505? 200? 210? 300 का नाम बता दे चल। वेडनेसडे करूँगी। आज का ऐसे है ऐसे 550। और इस ऐसे का नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। क्या है ऐसे का नाम? खाली रिलेटेड पार्टीज ही हैं। ऐसे 550 का नाम क्या है? रिलेटेड पार्टीज। डिस्क्लोजर नहीं, सिर्फ रिलेटेड पार्टी में कंफ्यूजन हो रही थी वही। अब आ जाओ फटाफट से आगे चलते हैं। अब रिलेटेड पार्टी का ऐसे है क्या, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है उनको उसे आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके क्या करना है, इसको चेक करना है कि हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही तरीके से है या फिर नहीं है, यही चीज़ देखनी होगी। लेकिन ऑडिटर को ये काम क्यों करना है? हमने ऐसे पढ़ा था मटेरियलिटी, वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि एफआरएफ के अंदर बोला गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मटेरियलिटी को ध्यान में रखना ज़रूरी है।
यहाँ पर भी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास में सबसे पहले एक AS आया था, वो है AS 18। कौन सा AS आया था? AS 18। एक्चुअली रीज़न ये है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त AS 18 ये बोलता है कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आपको अलग से शो करना पड़ेगा। पहले हम ये समझेंगे कि AS 18 ने बोला क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे रिलेटेड पार्टी होता क्या है। पहले तुम लोग मुझे चलो यही बताओ, रिलेटेड पार्टी होता क्या है? सब्सिडरीज, सब्सी हो गई, होल्डिंग हो गई, एसोसिएट हो गई, जान पहचान वाले लोग हो गए। जान पहचान वाले लोग मैं वो बोल सकती हूँ, वो लोग जिनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, जिनका इन्फ्लुएंस, या फिर कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सन। हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे इतना लोड क्यों ले रहे हैं? देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान के चलिए कंपनी है XYZ। क्या है ये कंपनी? इस कंपनी की एक ट्रांजैक्शन हो रखी थी PQR के साथ में। ये PQR ऐसे ही मार्केट में रैंडम था, ठीक है। इसको इसने एक मटेरियल सोल्ड किया 150 पर केजी के हिसाब से। किस हिसाब से सेल किया? 150 पर केजी। क्यों? क्योंकि ये मेरा मार्केट रेट चल रहा था। क्या चल रहा था ये? इसी को हम लोग बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस। क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ प्राइस, ALP। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिस पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी भी अनरिलेटेड पार्टी के साथ में। मतलब ये मेरा मार्केट में चलने वाला प्राइस है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आर्म लेंथ प्राइस मेरा मार्केट में चलने वाला प्राइस है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप किसी भी कस्टमर या किसी भी अनरिलेटेड पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर एक दूसरी एंटिटी भी थी। एंटिटी का नाम था NSP। क्या है उसका नाम? NSP का जो डायरेक्टर है वो है मिस्टर S। कौन है वो? मिस्टर S। यहाँ पर भी मिस्टर S जो है वो डायरेक्टर है। इन दोनों का की पर्सन सेम है, तो ये दोनों कंपनी एक दूसरे के लिए क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी हो गई। क्या हो गई ये दोनों कंपनी एक दूसरे के लिए? रिलेटेड पार्टी। अब ऐसा हो सकता है जो मटेरियल 150 पे उसको बेचा, वो मटेरियल मैंने इसको खाली कितने में सेल कर दिया? ये 40 रुपये कम क्यों कर दिए हमने? ये मैंने कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया उसको। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब बल्क में खरीदते हो ना, ऐसा वैसा कोई डिस्काउंट नहीं है ये प्राइस इस वजह से कम हुआ क्योंकि वो पर्सन हमारा क्या था? रिलेटेड पार्टी था। तो जब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस ट्रांजैक्शन को हमने कम अमाउंट पे करी होगी। इसलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर रिलेटेड पार्टी के साथ में आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उस ट्रांजैक्शन को आपको शो करना पड़ेगा। कहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर्स के अंदर। AS 18 ने अकाउंट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की बात करी हुई है और बोला है कि आपको इन 3 चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। AS किसके ऊपर लगते हैं? AS किस पर एप्लीकेबल होते हैं? मैनेजमेंट के ऊपर।
मैनेजमेंट बनाते हैं, ठीक है। इसलिए AS 18 जो एप्लीकेबल हो रहा था किस पर, मैनेजमेंट, उसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। और इस रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में हमारा AS 18 बोलता है कि आपको डिस्क्लोजर के अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ेंगे ये 3 बातें। कौन सी हैं वो 3 बातें? पहली बात, रिलेटेड पार्टी का नेचर, मतलब आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्या लिखेंगे कि मैनेजमेंट सेम है। दूसरी बात, हमें लिखना है ट्रांजैक्शन का टाइप क्या था। वहाँ पे हम लिखेंगे हमने क्या किया था, सेल्स करी थी। फिर हमें उसमें लिखना है जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है, हमने जितना भी सेल किया है वो हम इस पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये डिस्क्लोजर देना किसके लिए ज़रूरी है, मैनेजमेंट के लिए। अब मेरे ऑडिटर को ये जाकर देखना है कि ये जो डिस्क्लोजर देना मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी था, क्या मैनेजमेंट ने वो डिस्क्लोजर दिया है या डिस्क्लोजर नहीं दिया है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास में क्या आया है, SA 550। क्या आया है, SA 550। दोनों आपस में रिलेटेड है ना, जैसे भी याद करना चाहो। SA 550 ये हमारे पास इसलिए रिलेटेड पार्टीज का आया है। अब इस SA 550 रिलेटेड पार्टी में ऑडिटर को जाकर यही चीज़ चेक करनी है कि क्या मैनेजमेंट ने AS 18 के कंप्लाइंस को किया है या कंप्लाइंस को नहीं किया है। बात समझ में आई? पक्का? तो हमने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहली बात हमने क्या समझी, रिलेटेड पार्टी वो पार्टी होती है इसके हमारे साथ कोई भी रिलेशनशिप होता है। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उस ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, क्योंकि AS 18 ने ये बात मैनेजमेंट को बोली है कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट। कौन कौन सी 3 बातें बतानी है मैनेजमेंट को? इसका कंप्लायंस कौन करेगा, कंप्लाई बाय मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को क्या डिस्क्लोज करना है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, सेकंड पॉइंट ट्रांजैक्शन को, और फिर अमाउंट इन्वॉल्व को। ये बातें उसको इन्हें बतानी है। क्लियर? डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोजर, क्लियर है ये बात? किसी को लिखना है ये? क्या बात है, तुम लिख रहे हो? पूरा पूरा तो कर लिया, रिजॉर्ट में बैठ के यही लिख रहे थे क्या? क्या बात है। अभी हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन प्रॉपर भी देखेंगे, यहाँ तो पर ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिखा था। ये हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था। हाँ,
सेम, SAME। दोनों कंपनीज के की मैनेजमेंट सेम है, ये रिलेशनशिप है। लिख लिया आप तो। अब देखो हम लोग इस ऐसे के अंदर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। एज पर दिस ऐसे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में हम लोगों को 3 डेफिनेशंस दे रखी हैं। वो 3 डेफिनेशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, मान के चलो ये XYZ है, ठीक है, और ये क्या है, PQR। अगर XYZ PQR के अंदर किसी न किसी स्टेक को होल्ड करता है, मतलब अगर XYZ इन्फ्लुएंस कर रहा है या उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, किसके ऊपर, PQR के ऊपर, हो सकता है PQR सब्सिडरी हो उसकी, तो फिर XYZ और PQR किस में कहलाएंगे, एक रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। दूसरा केस, ये XYZ है, XYZ का NSP के साथ में रिलेटेड पार्टी था। किसका रिलेटेड पार्टी था, NSP का PQR क्या है, रिलेटेड पार्टी है। NSP का रिलेटेड पार्टी कौन बोला हमने, तो इस हिसाब से XYZ और PQR भी क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी। बस फर्क है, ये डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी है और ये इनडायरेक्टली। मतलब रिलेटेड पार्टी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला डेफिनेशन क्लियर। सबसे पहले डेफिनेशन में बोला है, अगर किसी पर्सन का रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी का किसी एक पर्सन के ऊपर कंट्रोल है या इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, रिलेटेड पार्टी। रिपोर्टिंग एंटिटी से इनका मतलब है वो एंटिटी जिसकी ऑडिट आप लोग करने जा रहे हो। क्लियर है ये साइड। सेकंड डेफिनेशन है, बुक में डेफिनेशन दिखा दूं उसके बाद डायग्राम बनाना। हाँ देखो बुक में डेफिनेशन दिखा देती हूँ। बुक में क्या लिखा हुआ है, deals with auditor's responsibility regarding the related party transaction where performing an audit of financial statement. Definition क्या है, a related party is either, a related party is defined in applicable financial reporting, मतलब AS 18 में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन जो दे रखी है, या फिर जहां पर एप्लीकेबल FRF स्टैब्लिश करता है नो रिलेटेड पार्टी। हमारे पास कंपनीज पे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में तो अपने को FRF के अंदर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दे रखी है, वहाँ पर तो वो लगेगी। लेकिन अगर किसी भी FRF के अंदर रिलेटेड पार्टी को लेकर बहुत ही मिनिमम या फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी, वहाँ पे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में ये 3 बातें आएंगी। समझ में आई। इसका मतलब इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इस एक्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का नाम भी नहीं है तब भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ बोला है कि अगर किसी एफआरएफ के अंदर बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा या फिर कोई रिक्वायरमेंट, तब भी ये बातें किसके अंदर आएंगी, रिलेटेड पार्टी में आएंगी। हमने जो पॉइंट किया है, हमने सेकेंड वाला पॉइंट देखा था। सेकेंड पॉइंट क्या है, अनदर एंटिटी, अनदर एंटिटी एक्स वाई जेड का कौन सा था, पी क्यू आर, ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी कौन सी हो गई थी, अपनी एंटिटी, हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, किसके थ्रू है, इंटरमीडिएरी के थ्रू। बात समझ में आई। हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया था अभी, जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल है दूसरी एंटिटी के ऊपर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू। क्लियर। यहाँ पे डेफिनेशन को अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बात बोली थी, मैंने भी यही बात बोली थी। मैंने कहा था एक्स वाई जेड मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी थी, इसका इन्फ्लुएंस या कंट्रोल किस पर था, पी क्यू आर पे, और एक्स वाई जेड का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल किस पे था, एन एस पी, और एन एस पी के थ्रू किस पर आया, पी क्यू आर, यहाँ डायरेक्टली और यहाँ इनडायरेक्टली। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि दूसरी बात हमें क्या लिख के दी हुई है। दूसरी बात हमें ये लिख के दी हुई है, जहाँ पर किसी भी एंटिटी का, जहाँ पर किसी भी का कंट्रोल है किसके ऊपर, हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर। डिफरेंस अलग है, यहाँ पावर किसके हाथ में थी, रिपोर्टिंग एंटिटी, यहाँ पावर किसके हाथ में है, दूसरी के पास में। उनके पास उसका क्या है, इन्फ्लुएंस है या फिर कंट्रोल। ये तो हो गया डायरेक्टली, या फिर कैसे, या फिर पी क्यू आर की रिलेटेड पार्टी एनएसपी, और एनएसपी की रिलेटेड पार्टी एक्स वाई जेड, जो मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी है। और ये कैसे आ गई, इनडायरेक्टली रिलेटेड पार्टी बन गया। यहाँ कौन सा रिश्ता आया, इनडायरेक्ट, और यहाँ कौन सा रिश्ता आया, डायरेक्ट। डिफरेंस समझ में आई दोनों डेफिनेशन के बीच में। यहाँ पे हमारी रिलेटेड पार्टी के ऊपर कंट्रोल है, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का कंट्रोल था। अब दूसरी बात समझो, ये है मेरी कौन सी पार्टी, रिपोर्टिंग एंटिटी, ये है उसकी दूसरी वाली पी क्यू आर। इन दोनों का ही ओनर जो है वो सेम है, कॉमन ओनरशिप। तो ये दोनों आपस में क्या बन गई, समझ में आया। जैसे जियो टेलीकॉम हो गया और रिलायंस फ्रेश हो गया। अगर रिलायंस फ्रेश के अंदर फ्री वाईफाई की सर्विस लगवाई जाए जियो टेलीकॉम के थ्रू, तो दोनों का ओनरशिप क्या है, कॉमन है। तो दोनों कैसी पार्टी होगी, रिलेटेड पार्टी। ऐसा होता है ना, रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई मिलेगा, ऐसे जो बंदा रिलायंस फ्रेश में जाएगा उसको वहाँ पे फ्री वाईफाई सर्विसेज मिल रही है, वो भी किसकी, जियो की। तो ये कौन से ट्रांजैक्शन हुई, रिलेटेड पार्टी। इनके बीच में कॉमन ओनरशिप है या फिर इनके बीच में कॉमन की मैनेजमेंट है, या फिर एक पॉइंट और क्या था, कॉमन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल है। तो ये तीन बातें मेरी क्या कहलाती हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। डेफिनेशन समझ में आई। पहली बात, या तो एफआरएफ के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दे रखी होगी। अगर एफआरएफ में रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो ये तीन बातें हमारी रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। क्लियर, पक्का। लिखना है तो लिखो। दोनों कंपनी का एमडी सेम है। की मैनेजमेंट का मतलब होता है वो जो कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ होता है ना, वो। तब भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा। अगला पॉइंट पे ही देखेंगे अभी।
अगर इन्हें हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही सेल करेंगे तब क्या होगा? होती है। एक बात बताओ, तुम्हारे ही कोई रिलेटिव है, ठीक है, अगर तुम्हारे ही किसी रिलेटिव की कोई शॉप है या कुछ है, तो वो तुम्हारे को एमआरपी पे सेल करता है, कम पे सेल करता है? फ्री में देता है ना। सो इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तुम्हें कैसे फ्री? चल, पता नहीं मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में सामान टिकता नहीं है। मेरा फ़ोन तो ऐसे 3-4 बार उछल जाता है, मैं ऐसे चलते हुए हाथों से फिसल जाता हूँ ऐसे ऐसे। हाँ, फ़ोन को लेकर तो मेरी पनौती चल रही है। 3 सालों में 3 फ़ोन चेंज हो चुके हैं। हाँ, आईफोन सही तो मैं एंड्रॉइड पे शिफ्ट हुई हूँ। हाँ, नोकिया यूज़ कर लो, टूटेगा नहीं। अरे मेरे साथ बहुत वो था, मेरे पास मैंने 2018 में आईफोन लिया था। 2019 मतलब 1 साल भी नहीं चला था वो, पता नहीं सिस्टम काम करना बंद हो गया उसका, पता नहीं क्या हुआ था। ख़राब नहीं हुआ था वो, मतलब उसमें कुछ हुआ, बाद में मैंने खुद ही सॉफ्टवेयर अपडेट करके ठीक भी कर दिया था। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी। फिर मैंने कहा एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर ना अपडेट हो रहा था, तो वो अपडेट होता था, किसी ने उसको सॉफ्टवेयर को बीच में पॉज कर दिया था घर पे ही किसी ने, तो वो बीच में अटक गया था सारा सिस्टम इस फ़ोन का। उसके बाद वो चलने लग गया वापस। फिर धीरे 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 तरी क्या हुआ, फिर मेरे घर में किसी बच्चे ने फ़ोन गिरा दिया, चार्ज हो रहा था, किसी ने हाथ लाई नीचे गिर गया। फिर उतने में कोविड आ गया, मैं फ़ोनलेस हो गई। फिर कोविड में मैंने टैब से काम किया, टैब पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, मैंने उसी में सिम डाल ली। तुम अपने इन लॉ से घर में बच्चों को नहीं डांट सकते। तुम अपने इन लॉ से घर में ना बच्चों को डांट नहीं सकते, और चपेट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। फिर लगा देना, फिर भी नहीं लगा सकते, आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। अपने बच्चों को तो मैं भी लगा देती हूँ। हाँ, अभी छोटी है 1 साल की, उसे केस की धमकी देनी नहीं आती। अभी कल परसों से मेरा फ़ोन ऐसे नीचे गिराया था, मैं तो गाल पे लगाया उसके, अचानक से हाथ उठ गया मेरा। चिल्ला तो देती हूँ मैं उसके ऊपर, और वो समझ भी जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, मतलब समझती है। अगर मैं सोचूंगा ना गनिष्का नो, तो खुद ऐसे करने लग जाएगी वो। गनिष्का साइड हो जाती है ऐसे करते करते, नहीं करना। हाँ, गांधीनगर। चलो हो गया इतना सा। अब देखो आगे अपने को क्या कह रखा है। एक बात बताओ, भेल सेल, इंडियन ऑयल, कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपस में रिश्ता है इनका कोई? क्या गवर्नमेंट कंट्रोल है? फिर क्या इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी क्या? नहीं। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज हैं, अनटिल और अनलेस कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं हो रही है, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती। हमारा AS18 तो ये भी कहता है तुम्हारे पिछले साल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई थी, इस साल नहीं हुई, तब भी तुम्हें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अमाउंट इन्वॉल्व में क्या लिख दोगे? नील, और ट्रांजैक्शन कोई मेंशन करोगे नहीं। मतलब कोई रिलेटेड पार्टी ऑलरेडी है तुम्हारा ट्रांजैक्शन बहुत पहला, तब भी तुम्हें उसे मेंशन करना पड़ेगा, तुम्हें रिलेटेड पार्टी की लिस्ट देनी पड़ती है। तो ऐसे तो ये कंपनीज आपस में क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गई। तो अगर आप कॉमन स्टेट में इन्होंने नेशनल, लोकल, रीजनल, सॉरी नेशनल,
स्टेट और लोकल तीनों लिखा है। नेशनल मतलब यूनियन, और स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और लोकल मतलब आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो इनके बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस को हम कौन से ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे। हमें देखो क्या समझा है यहाँ पे, एक पर्सन, ये वाला पॉइंट तो हो गया हमारा, जो कंट्रोल करे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अनदर पार्टी कॉमन कंट्रोल में, ओनरशिप, क्लोज फैमिली मेंबर, की मैनेजमेंट। इस पॉइंट को मार्क करो करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मार्क करो। However, entities that are under the common control by state, state में कौन सा आ गया? नेशनल, रीजनल और लोकल। They are not considered related unless they engage in significant, और वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो गवर्नमेंट एंटिटीज है, हाँ, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस मतलब भाई रिसोर्सेज दे रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा कुछ देते हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में शो कर देंगे। सिर्फ की मैनेजमेंट या ओनरशिप सेम होने की वजह से रिलेटेड पार्टी उनको नहीं बोलोगे। ठीक है, अब आ गई ये वाली बात, जो बात हम इसने हमें बोली थी कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे ही हुई है, आपने अनरिलेटेड को भी 150 पे बेचा और रिलेटेड को भी 150 पे, तो क्या कोई रिस्क होगा? नहीं होगा। ऐसे केस में कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि इसका डिस्क्लोजर किया गया है या। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला AS 18 में कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म लेंथ प्राइस पर है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना। डिस्क्लोज तो मुझको वहाँ पर भी करना है। एक्चुअली देवांश, हम लोग ना एंटिटी से लिस्ट मांगते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, ये हम आगे देखेंगे आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑनलाइन बैठे हैं वो? कोई बात नहीं, आज मैं ही बारिश की वजह से लेट हो गई थी 15-20 मिनट। वैसे तुम्हारी क्लास 15-20 मिनट लेट ही शुरू होती है। आज लोकेश का सर की क्लास नहीं थी क्या? 23 को आएंगे? 23 तो कल ही है। मैसेज आ जाएगा, क्यों लोड ले रहे हैं? क्या लिखा है? मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन से बिजनेस में होता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ, व्हाट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? एट आर्म लेंथ प्राइस, उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने किसी अनरिलेटेड पार्टी को गुड्स को सोल्ड किया है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दे कैरी नो हायर रिस्क ऑफ, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसे हुई थी? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिमिलर है उस ट्रांजैक्शन की तरह जो किसके साथ हुई थी? अनरिलेटेड पार्टी। हावेवर ऐसे केस में भी नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन और आपका कोई भी मतलब अमाउंट वगैरह है, ये हायर रिस्क हो सकता है देन अनरिलेटेड। इसके लिए आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कहीं रिस्क हो ना जाए, इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने यही वाली बात लिख के दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको ये देखना है कि कंप्लायंस विद AS 18 हुआ है या नहीं। AS 18 ने क्या कहा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिलेशनशिप, अमाउंट और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है। देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। AS 18 की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट कहाँ लिख के दी हुई है? AS 18 में। फॉर द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताना है, ट्रांजैक्शन बताना है, ताकि जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो अंडरस्टैंड कर सके इस बात को। हम हर बात किसके लिए बताते हैं? यूज़र के लिए तो बता रहे हैं ना।
तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। क्यों? ताकि जो भी रिस्क है किसकी वजह से, फ्रॉम एंटिटीज फेलियर टू एप्रोप्रिएटली अकाउंट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन एंड, उसको वो आइडेंटिफाई, असेस और रिस्पॉन्ड। हमने क्यों लगाया 550? ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट ने AS 18 पूरा किया है या, तो हम लोग 550 लगा के इस बात को चेक कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं। रिस्क क्यों होगा? क्योंकि मैनेजमेंट फेल हो गया AS 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन और अमाउंट को डिस्क्लोज। तो इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया, असेस किया, मतलब ये देखा कि इसका चांसेस ज़्यादा है या कम है, और उसके बाद हमने क्या किया इस केस के अंदर, उसको रिस्पॉन्ड किया अप्रोप्रिएटली। हेलो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखना कि AS 18 कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। AS 18 अगर कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ, इसके लिए ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर देख के वो इस नॉन कंप्लाइंस की वजह से होने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा और रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड करने का मतलब रिस्क मिल गया तो किससे बोलेगा, मैनेजमेंट, कि भाई देखो ये वाला तुम्हारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, तुमने इसको डिस्क्लोज, तो कृपया करके क्या कर दो, मैनेजमेंट मान गया और डिस्क्लोज कर दिया, तब तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड। मैनेजमेंट ने बोला मैं नहीं करता, भाड़ में जाओ, तो ओपिनियन मॉडिफाई। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने छोटी सी बात को क्या समझा, छोटी सी बात को हमने इस केस के अंदर ये समझा कि ऑडिटर जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है। मेरे ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या देखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू 550। हमेशा ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर। क्या परफॉर्म करता है, एविडेंसेस लेने के लिए ना, फिर एविडेंसेस के बेसिस पर क्या देता था, कंक्लूजन। यहाँ पर भी मैंने क्या परफॉर्म किया, ऑडिट प्रोसीजर। क्यों? ताकि मैं क्या कर सकूं, जो फेलियर के कारण होने वाला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको मैं क्या कर सकूं, आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड कर सकूं। यहाँ पे फेलियर क्या है, फेलियर टू कंप्लाई AS 18। AS 18 में क्या कंप्लाई करना था, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन और बैलेंस, ये बताना था ना। तो हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 550 ने क्या बोली, ऐसे 550 ने ऑडिटर की जिम्मेदारी बोली कि आपको परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर। क्यों करना है, ताकि तुम देख सको कि मैनेजमेंट फेल तो नहीं हो गया था कंप्लाई करने में AS 18 को। इससे मुझे क्या मिलेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्स करना है। छोटी सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन और बैलेंस। बात समझ में आ गई? तो ऐसे 550 ने पहले बोला था कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन वही डेफिनेशन होगी जो FRF में दे रखी है। अगर FRF कुछ भी नहीं बोल रहा है या बहुत ही कम बातें कर रहा है तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या होगी, किसी एंटिटी का रिपोर्टिंग एंटिटी पे कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल है किसी दूसरी एंटिटी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर दोनों के दोनों कॉमन कंट्रोल के अंदर है, कॉमन की मैनेजमेंट है, कोई फैमिली मेंबर है कंट्रोल के अंदर है, ऐसा हमने बोल दिया था। फिर हमने देखा है इसके अंदर अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रखी है तो ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस नहीं है। फिर हमने देखा ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी सी है कि उसे परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर्स ताकि वो आइडेंटिफाई, असेस और रिस्पॉन्ड कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो ड्यू टू फेलियर टू कंप्लाई विद AS 18
है। समझ में आ गई बात? पक्का? अब मैं ऑडिटर ने क्या परफॉर्म कर दी है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दी। एक बार फटाफट से देखो, ऑडिटर ने परफॉर्म किया, जिसके लिए ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी थी रिलेटेड पार्टी एंटिटी की, ताकि वो इस बात को कंक्लूड कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं और बिल्कुल भी मिसलीडिंग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर इस बात को इवेलुएट करे कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड को हम ऐसे 240 में चेक करते हैं। 420 इज फ्रॉड, 420 को घुमा के हमने कौन सा ऐसे देखा है? 240। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने इसके अंदर अभी क्या समझा? यहाँ तक की बात तो हम डिस्कस कर चुके थे। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा रिलेटेड पार्टी की लिस्ट वगैरह देखेगा और ये देखेगा क्या हर एक चीज़ को सफिशिएंटली डिस्क्लोज किया गया है। अगर किया गया है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, वो कहीं से मिसलीडिंग तो। लेकिन अगर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है कि ट्रांजैक्शन में कोई भी, तो 240 के अकॉर्डिंग क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन याद करो ऐसे 200 इनहेरेंट लिमिटेशंस, वहाँ अदर लिमिटेशंस में हमने रिलेटेड पार्टी पॉइंट पढ़ा था, याद आया? टीआरपी अदर्स में फ्रॉड का पॉइंट था और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ऑडिटर हर तरीके के रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई, अगर मैनेजमेंट ने तुम्हें बताया ही नहीं तो आइडेंटिफाई कहाँ से करोगे? समझ में आई बात? क्या है उस स्क्रीन पे इतना? और अब देखने लग गया क्या मैसेज है? अगली बार कोई मैसेज इतना ध्यान से देखा सबको बताना पड़ेगा, ठीक है? बस फिर हमें भी दिक्कत नहीं है जानने में। पढ़ाई के बीच में मनोरंजन भी ज़रूरी है, फिर जब तुम्हारे फ़ोन से ही क्यों ना है ना? मेरे अलावा क्लास में कोई मैसेजेस नहीं देखेगा। मेरी सीए हो चुकी है क्योंकि, वरना अपने साथ साथ दूसरों के फ़ोन में मेरे हाथों से गिर जाते हैं। अगला पॉइंट वही ऐसे 200 के बारे में बताया हुआ। क्या बोला हुआ है ऐसे 200 के बारे में? कि ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस, हमेशा अनअवॉइडेबल रिस्क होता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो क्या नहीं हो पा रहे हैं? डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इवन दो ऑडिटर ने सारा का सारा काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया है। इस कॉन्टेस्ट में रिलेटेड पार्टी के अंदर भी ये चीज़ आपकी आ जाती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट जिससे आप पूछ रहे हो शायद उसे ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में, और या तो ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने सबने मिलकर क्या किया है? कंसीलमेंट, और या तो मैनेजमेंट तुम्हें बताना नहीं चाहता या मैनेजमेंट को खुद को ही पता नहीं है। दोनों सिचुएशन के कारण ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर चीज़ों का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि हो तो इंसान, मैनेजमेंट के अंदर घुस के तो पता नहीं लगाओगे कि उसको क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता। जितना इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी तुम्हें या मैनेजमेंट तुम्हें देगा उतनी ही बातों को तुम पता लगा सकते हो। जो मैनेजमेंट ने नहीं बताया उसका पता। तो इसके अंदर मैंने क्या बात को समझी? इसमें मैंने छोटी छोटी दो बातों को समझी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस दे रखा है? दो, एक है 240 और एक है 200। 240 में बोला हुआ है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड को ऐसे 240 में डील करेंगे। फिर ये बात भी बोल दी लेकिन ऑडिटर हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट, क्योंकि आपके ऊपर क्या लग जाता है? ऐसे 200 में इनहेरेंट लिमिटेशन। ये हो सकता है कि ऑडिटर क्यों नहीं कर पा रहा? इधर मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर और मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन दी कॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर पूरा का पूरा एक साथ चीज़ों को देखा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने क्या समझा? पहली बात इसमें क्या लिखी थी कि स्पेसिफिक एफआरएफ मैनेजमेंट पर कंप्लायंस लगाती है कि उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की तीन बातों को बताना है: रिलेशनशिप, नेचर और ट्रांजैक्शन और बैलेंस को।
ऑडिटर को परफॉर्म करने हैं ऑडिट प्रोसीजर ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, असेस कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके कोई भी रिस्क जो फेलियर ऑफ मैनेजमेंट की वजह से आ रहा है। इसके साथ साथ उसको क्या देखने को मिल सकते हैं, फ्रॉड्स। फ्रॉड को कहाँ डील करेगा, 240 में डील करेगा। वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेगा कि हर एक बात बिल्कुल ठीक है या नहीं है, प्लस फ्रॉड लगेगा और प्लस ऐसे 200 लग जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट जो बच्चे लिख रहे थे उनके लिए देखा जाए तो हमारे पास ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहली बात लिखी थी, फिर दूसरी बात में क्या लिखा हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट में ही, दूसरी बात में इन्होंने हमें ये लिख दिया कि ऑडिटर को यहाँ पर क्या इंश्योर करना है, उसे ये इंश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लायंस हो रखा है हर चीज़ के साथ में। लेकिन यहाँ पे साथ में थर्ड पॉइंट में क्या बोल दिया था कि ऐसे 240 के चलते क्या भी हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रॉड्स इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर चौथी बात इसने ये बोल दी कि भाई ऐसे 200 को कैसे भूल गए, ऐसे 200 ने बोला कि आपके ऊपर क्या लग सकती है, हमारे ऊपर लग सकती है इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या करने में, टू डिटेक्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करने में आपके ऊपर क्या लग सकती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्यों लग सकती है, ड्यू टू या तो मैनेजमेंट खुद ही क्या है, अनअवेयर है, किसको लेकर, ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, या तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व है किसके अंदर, कॉल्यूजन के अंदर। इस वजह से ऐसे 200 को दिमाग में रखते हुए आप कितना भी अच्छे से काम कर लो, आप सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता नहीं लगा सकते। इतनी सी बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन करो। देखो अगर फ्रॉड पकड़ में आ रहा है 5 या 10 साल बाद, ऑडिटर इस बात को प्रूफ करता है कि मैंने मेरा काम सही किया था, मुझे नहीं मतलब। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 7 साल तक मेंटेन मिनिमम करके रखना है, उसके बाद भी कोई केस लगता है तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि प्रूफ नहीं करना। वैसे तो इनकम टैक्स वगैरह में होता है कि 7 साल के बाद आप एक किसी भी मैटर को रेज नहीं कर सकते हो। ऑडिट के अंदर एक्चुअली मिनिमम 7 साल बोल के चलते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मिनिमम 7 साल तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं बोली हुई। हार्ड डिस्क में क्लाउड्स हो गए, अब तो हार्ड डिस्क पे बहुत कुछ है। पहले टाइम में फाइल्स, ऑफिस में फाइल्स बड़ी होती थी, इस चक्कर में पहले इतना कोई पूछता भी नहीं था। ये आजकल ही कुछ 2-4 सालों में ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम शुरू हुई है, स्पेसिफिकली जब से मोदी जी ने सीए डे के ऊपर गुणगान किया था हम लोगों का, उसके बाद से एक जब मोदी जी इलेक्ट होकर आए थे तो उन्होंने पहले सीए डे पे उनको बुलाया गया था, ये शायद 2016 की बात है, 17 या 18 की होगी, या तो 16 तो नहीं है, हाँ 16 में तो नहीं, 16 में नहीं, नोटबंदी के बाद किया था मोदी जी ने ये, 17 या 18 में सीए डे पे मोदी जी को बुलाया था दिल्ली में, प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी बहुत अच्छी वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब पढ़ना उन्होंने 1-1.5 घंटे तक, मतलब जो इनडायरेक्टली तारीफ़ें करी है सीए की, इतनी तारीफ़ें करी है
कि उसके बाद से हमारे प्रोफेशन को काफ़ी ज़्यादा डाउटेड नज़रों से देखा जाता है कि ये इकोनॉमी के बैकबोन में इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं या अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने क्या बोला कि वो इकोनॉमिक बैकबोन है जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज हम टैक्स इवेड करते हैं, हमें क्लाइंट हमारा इसी के पैसे देता है। जितना टैक्स इवेड होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी को पैसा कम मिलेगा, जितना इकोनॉमी को पैसा कम मिलेगा वो बोलेगा इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही है। पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे 80T के अंदर हमारे पास एक ये होता है कि आपको ना 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिलता है, उसके लिए आपको कोई प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी का खर्चा हुआ या नहीं हुआ हम हर एक में डाल देते हैं। 5,000 से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसी की 5 लाख सैलरी है, मतलब क्रॉस इनकम आ रही है, फिर किसी की 5 लाख 5,000 आ रही है, तो उस 5,000 से 5 लाख के अंदर आते ही उसका टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि वो उसको रिलीफ मिल जाता है, बाद में टैक्सेबल इनकम में नहीं आता होगा, 89 का रिलीफ मिलते ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। स्कोप तो है ही, क्यों नहीं है, मेहनत करो, स्कोप हर चीज़ का है। तो टेंशन हो रखी है, तो इतनी टेंशन है, तुमने सी ऑप्ट करी क्यों? अभी तक ऑडिट तो सीए ही कर सकते हैं। मिल जाएगा टेंशन मत, पैसा मिल जाएगा। एक बात बता, सीए करके एक बात बता, सीए करके ऑडिट करके पैसा कमाना है, ऐसा किसने कहा? ऐसे बच्चों के साथ बकवास करके भी तो कमा सकते हैं। मैं दिन भर आके तुम्हारे साथ क्या करती हूँ कर सकते हैं ना, इजी मनी है ये ये इजी मनी नहीं है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट 1% भी क्लियर ना हो ना, तो मैं तुम्हें अगले दिन यहाँ खड़ी नहीं मिलूंगी। जब तुम ये बात बोलोगे कि हमें टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आ रहा, तो टीचर यहाँ कैसे मिलेगा? हमें उस लेवल तक बातों को लेके जानी पड़ती है जिस लेवल तक बच्चों को बात समझ में ना आए, और बच्चों को क्या डाउट होगा तुमसे पहले हमें पता होना चाहिए। समझाते वक्त तुम्हारे वो सारी की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस से चीज़ इंसान सीखता है, धीरे धीरे तुम भी करने लग जाओगे। अब जिंदगी में आए हो तो भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा, है ना? ज़्यादा नहीं, 2 टाइम की रोटी तो मिल ही जाएगी। बस इंसान को इतना ही सोचना चाहिए, तो मुँह माइन कोविड के बाद तो इंसान को इतना ही सोचना चाहिए कि 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, ठीक है। मेंटली खुश रहो बस। ऐसा को क्या आते जाते रहता है। एक बात बताओ, इंसान खुशियाँ किस चीज़ में ढूंढता है उस पर डिपेंड करता है काफ़ी। कई इंसान के पास बहुत पैसा होता है फिर भी वो मेंटली खुश नहीं होती। हाय पैसे को चोरी ना हो जाए, हाय चोरी ना हो जाए, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, है ना? पैसा जितना कमा लो ना उतना कम है, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें तुम्हारे पैसों के हिसाब से बढ़ती जाएंगी। सीरियसली, तो पैसों पे नहीं, ज़रूरतों पे ध्यान दो। ज़रूरतें उतनी ही होनी चाहिए जितनी सफिशिएंट है। सुख से जियो उसको। 50 साल के बाद भी एनवायरनमेंट में इंसान खुशी खुशी जी ले, बहुत है। ये सोचो, खुशी खुशी जियो बस अपनी ज़िंदगी। तुम बहुत कमा रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड रहते हो हमेशा, क्या फ़ायदा उस कमाई का? खुद तो फ्रस्ट्रेटेड हो, आसपास वालों को और दुखी करके रखते हो, है ना? इसलिए खुश रहो, काम अपने आप होते जाएंगे, फ्री माइंड से रहो।
अपने आप मिलेगा सब कुछ, बस मेहनत करते हो। चलो पढ़ाई करें, प्रवचन कर देंगे। यार तुम्हारी क्लास में टाइम कहाँ हो जाता है इतनी जल्दी? अब तूने प्रवचन आधा ही दिया था, ऐसे भी आधा ही हुआ था। मैं तो सोचा था 3 दिन में दो दिन में 3 ऐसे करवा दूंगी तुम्हें मैं। हाँ पता चला सिलेबस ही नहीं हुआ। इसको तेरी टेंशन है राघव, सिर्फ तेरी। अब राघव एक, अगर नवंबर में रिजल्ट अच्छा आया ना तो उसे डब्बा पहुंचा दियो कि सिर्फ तेरी चिंता ने मुझे पास कराया, ठीक है? चलो नवंबर तक तो सिलेबस करवा ही देंगे। छोटी सी बातें सुन लेते, तुम्हारा कौन सा क्लास है? ब्रेक ही है, चुप रहो। 1 घंटे का ब्रेक का क्या चार्ट तो अभी तुम्हारी 10 बजे क्लास शुरू हुई थी, 11 बजे, तुम्हें 1-1.5 घंटे बाद ब्रेक मिल रहा, तुम एक आधे घंटे करोगे क्या? पढ़ ले। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, स्टैंडर्ड कल डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाउ कैन एन ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? ये क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसने कहा था कैसे कैसे पता चल सकता है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक ऑडिटर को कैसे कैसे पता चल सकता है। बुक में प्रॉपर आंसर गिवन है इसका, नोट्स में मैंने सारे पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया हुआ कि ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को अपनी अलर्टनेस रखनी पड़ती है और कुछ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ता है। मैनेजमेंट अगर नहीं भी बता रहा है तभी थोड़ा अपने माइंड को अलर्ट रखो और इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का पता करो। पहला पॉइंट क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरा पॉइंट क्या है? इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मतलब कंपनीज एक्ट, आरओसी, सेबी, बैंकिंग एक्ट, आरबीआई, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है। शेयर होल्डर रजिस्टर देखो, वहाँ पे शेयर होल्डर रजिस्टर में तुम्हें दिखेगा कि किस पर्सन के पास कितनी इक्विटी है। अगर किसी पर्सन के पास ज़्यादा इक्विटी है और उसके साथ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रखी है, इसका मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन है? वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट के लिए 20% होता है, पर रजिस्टर्स में हम देखेंगे तो हमें नाम दिख जाएंगे वहाँ पे लोगों के। अगला पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का किसी पर्सन को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बोर्ड मीटिंग में हम लोग फाइनल करते हैं किस किस के साथ में टेंडर पास करने हैं, किसके साथ ट्रांजेक्शन्स करनी है। अगर वहाँ पे तुम्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मिनट्स के अंदर, तो तुम लोगों को क्या दिखेगा कि ये शायद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकती है। रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज इन्वेस्टमेंट। एंटिटी इन्वेस्टमेंट मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट, वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट से पता चल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है सेल परचेज का, कंपनी का की मैनेजमेंट के साथ आप सेल परचेज नहीं कर सकते हो। ये कंपनीज एक्ट सीए फाइनल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हो रखा है कुछ टर्म्स के साथ में, तो उसको देखोगे। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, वही वाली बात उठा दी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। इनवॉइसेस देख सकते हो और इनवॉइसेस में थोड़ा अपना दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर्ड बाय एंटिटी। अगर एंटिटी ने मैनेजमेंट के लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो क्यों ले रखी है? अगला पॉइंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएटेड बाय एंटिटी। पहले नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, प्राइजेस को रीनेगोशिएट किए गए, क्यों किए गए? प्राइजेस बीच में चेंज क्यों किए गए? इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ मिल सकता है देखने को तुम लोगों को। कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी भी सिक्योरिटी रेगुलेटर, मतलब प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में तो सारे रिलेटेड पार्टी के नाम होते ही हैं, उनके थ्रू आपको मिल सकता है। क्लियर है बात? पक्का? इसका एक स्टेप रह गया और वो स्टेप ये है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई कैसे करेगा रिलेटेड पार्टी को। कुछ छोटा सा प्रोसीजर है, ये अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर ये अपना ये वाला एस खत्म हो जाएगा, 550 के बाद 60 और 70। देखते हैं कल की क्लास में 2 एस हो पाए तो, वरना एक दिन से टारगेट हिल जाएगा पूरा। हाँ, वेडनेसडे से क्यों? ऐसे 500 और 501 रहता है अभी इस चैप्टर का। एक्चुअली ऐसे 500 बहुत बड़ा था, देखते हैं क्या करते हैं वेडनेसडे को।
इसलिए मैंने ऐसे 500 होल्ड पे रखा क्योंकि उसमें ना प्रोसीजर वगैरह है, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, इसलिए मैंने ऐसे 500 होल्ड पे रखा हुआ है वेडनेसडे तक। बाकी देखते हैं। हाँ देवांश सही कह रहे कि आज क्लास आधा घंटा लेट हुई थी बारिश की वजह से।